सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आधुनिक विश्व के इतिहास में आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो है मेटरनिक व्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं, उसका भाग 2 ले रहे हैं। ये मेटरनिक व्यवस्था क्या थी इसके बारे में हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखा है। इस वीडियो में भी हम इसी मेटरनिक व्यवस्था के बारे में और देखेंगे। तो मेटरनिख ने अपने प्रधानमंत्री, चूंकि ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया जो यूरोप का एक कंट्री है आज भी, जिसकी राजधानी वियना है, तो उसका ये उस समय प्रधानमंत्री था, के काल में प्रतिक्रिया और अनुदारिता का अनुकरण करने की नीति अपनाई और उसके प्रभाव के कारण ऑस्ट्रिया का साम्राज्य यूरोप में अत्यंत महत्वपूर्ण बन गया। अपनी नीति की व्याख्या करते हुए उसने एक बार इंग्लैंड के प्रधानमंत्री उस समय जो थे पामर्स्टन, ये इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे पामर्स्टन, उनको लिखा था, हम विरोधात्मक नीति इसलिए अपना रहे हैं कि हमें दमनकारी नीति अपनाने के लिए बेबस न होना पड़े। हमारी यही निश्चित धारणा है कि सुधार की मांगों को स्वीकार करना राज्य के लिए क्या होगा, घातक होगा। जरा देखिए उसकी आइडियोलॉजी। सुधार की मांगों को स्वीकार करना घातक, यानी आप कह सकते हैं कि वो बहुत ही प्रतिक्रियावादी था, इतने बड़े कि वो क्रांति को आपने देखा ही है, वो एक भयानक रोग की तरह मानता था और उदारवादी और प्रगतिशील विचारों का घोर शत्रु था। मेटरनिख का विश्वास था कि यदि गृह नीति और विदेश नीति को पृथक पृथक नहीं देखा जा सकता, एक देश की घटनाओं का दूसरे देशों पर प्रभाव पड़ता है, अतः किसी देश में घटित घटनाओं को कोई देश दर्शक की भांति नहीं देख सकता, उसको दबाने के लिए राज्यों को सम्मिलित रूप से हस्तक्षेप करना चाहिए। सर्वप्रथम मेटरनिख ने अपनी व्यवस्था को अपने ही देश में लागू किया। कैसे कि 1815 से 1818 तक वह ऑस्ट्रिया का सर्वशक्तिशाली प्रधानमंत्री रहा। इस अवधि में ऑस्ट्रिया में 2 सम्राट हुए। 1835 तक फर्डिनेंड, यहाँ गलती से 1818 लिखा गया, ये 1848 पढ़ना है आपको। 1815 से 1848 तक ऑस्ट्रिया का शक्तिशाली प्रधानमंत्री रहा। उस समय 2 शासक हुए जिनके अधीन ये प्रधानमंत्री रहा। एक फ्रांसिस जो 1835 तक रहा और फिर 35 से 48 तक फर्डिनेंड प्रथम। दोनों सम्राटों ने को उसने एक ही नीति का पालन करने का परामर्श दिया और वह नीति थी स्टेटस को यानी यथास्थिति जो है उसी को बनाए रखना। इसके अतिरिक्त उसने ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य में उदार विचारों का दमन और कठोर नियंत्रण की नीति अपनाई। मेटरनिख बहुत स्वार्थी राजनेता था। ऑस्ट्रिया में संभव था कि प्रतिक्रिया के शिकंजे को खूब मजबूत कर दिया जाए, लेकिन साम्राज्य के बाहर भी नवीन और उदार विचारों के प्रसार को रोकना अत्यंत आवश्यक था। जो हमने देखा ही था कि पहले इसकी नीति थी कि भी ऑस्ट्रिया के अंदर मजबूत हो, क्या मेटरनिख खुद मजबूत हो, उसकी व्यवस्था मजबूत हो, उसकी नीति और विचारधारा मजबूत हो, और फिर उसको यूरोपीय स्तर पर लाया जाए। और विचारधारा और नीति क्या है कि जो उदारवादी विचार है या जो प्रगतिशील विचार है, जैसे राजाओं का शासन समाप्त करना है या निरंकुशता को समाप्त करना है या स्वतंत्रता को लागू करना है, समानता स्थापित करनी है, इस तरह के विचारों को रोका जाए। ऑस्ट्रिया में तो इसने मजबूत किया ही नवीन और उदार विचारों के प्रसार को रोकना। यूरोप में भी ऑस्ट्रिया नेतृत्व करे, यह भी मेटरनिख की एक बहुत बड़ी अभिलाषा थी। उसने एक बार कहा था, अगर फ्रांस को जुकाम हो जाता है तो पूरा यूरोप छींकने लगता है। समझे आप, बड़ा ही अच्छा कोटेशन था, कई बार इसको एग्जाम में पूछा भी गया है कि यदि फ्रांस को जुकाम होता, छींक आती है तो पूरा यूरोप छींकने लगता है। अगर फ्रांस को जुकाम हो जाए तो पूरा यूरोप छींकने लगता है। कई विद्वान ऐसे भी कहते हैं कि मतलब उसको लगता था कि फ्रांस ही है जहाँ से क्रांतियों की शुरुआत होती है, और वो सही भी था, क्योंकि 1848 में जिस क्रांति ने ऑस्ट्रिया मेटरनिख के पैर उखाड़े वो भी फ्रांस से शुरू हुई थी। इसलिए वो कहता था कि जब फ्रांस के अंदर कोई गड़बड़ होती है ना तो पूरे यूरोप ही हिल जाता है। साथ ही वह यह भी जानता था कि रूस का जार भी ऑस्ट्रिया का शत्रु है, अतः उसने ऐसी नीति अपनाई कि नेपोलियन और रूस परस्पर लड़कर नष्ट हो जाएं ताकि ऑस्ट्रिया यूरोप का शक्तिशाली राज्य बना रहे। मेटरनिख ने नेपोलियन को हराने के लिए रूस को आगे किया और स्वयं गुप्त रूप से रूस के शासक के विरुद्ध योजनाएं बनाता रहा।
नेपोलियन ने जब 1812 में रूस पर हमला किया तो मैटरनिख ने रूस के जार को विश्वास दिलाया कि वह किसी भी ओर से युद्ध में सक्रिय भाग नहीं लेगा, पर दूसरी ओर उसने नेपोलियन की सहायता के लिए सेना तैयार रखी। वस्तुतः मैटरनिख उसी की सहायता के लिए तैयार था जिससे ऑस्ट्रिया का लाभ हो, इसलिए उसने ऑस्ट्रिया की सेना को सदैव इस दृष्टि से तैयार रखा था कि वह विजयी दल का साथ दे। लिप्जिंग के युद्ध में उसने मित्र राष्ट्रों का साथ दिया और नेपोलियन को पराजित करने में मुख्य भूमिका निभाई। अपनी दोहरी नीति और दूसरी ओर विजय का यश रूस को नहीं मिलने दिया, इसलिए वियना कांग्रेस में सब राष्ट्र मैटरनिख की मैत्री के क्या हो गए, आकांक्षी हो गए थे। नेपोलियन प्रथम के बारे में कोई भी राजनीतिज्ञ ऐसा नहीं था जो मैटरनिख की बराबरी कर सकता था। नेपोलियन प्रथम यानी कौन, नेपोलियन बोनापार्टी। अतः वियना कांग्रेस में ऑस्ट्रिया के गौरव को उसने बढ़ाया। ऑस्ट्रिया का यह चांसलर वियना कांग्रेस का सभापति बना। वियना कांग्रेस के निर्णयों पर मैटरनिख का सबसे अधिक प्रभाव रहा। नेपोलियन के प्रभाव के बाद भी उसके सिद्धांतों का भय बना रहा। मैटरनिख समझता था कि यदि स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व, जो कि फ्रांस की क्रांति के आदर्श थे, के सिद्धांतों का बोलबाला रहा तो ऑस्ट्रिया भी उससे प्रभावित हो सकता है। तो इसके संभावित प्रसार को रोकने के लिए उसने वियना कांग्रेस में बहुत ही सक्रिय भूमिका निभाई और निरंकुशता और न्यायता यानी लेजिटिमिटी के सिद्धांत पर बल देते हुए उसने यूरोपीय शक्ति संतुलन पर ध्यान रखा तथा ऐसी नीति अपनाई कि सभी बड़े राष्ट्रों के स्वार्थों की यथासंभव पूर्ति हो सके, यानी किसी भी तरह से स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व के विचारों को रोका जाए, यूरोप के अंदर शक्ति संतुलन कायम किया जाए, बड़े राष्ट्रों के स्वार्थों की सिद्धि हो, राजतंत्र मजबूत हो, यही मैटरनिख व्यवस्था थी। नेपोलियन के युद्धों ने जर्मनी को क्षति विक्षित हो गया था। नेपोलियन ने जो भी युद्ध लड़े उससे जर्मनी है, इटली है, ऑस्ट्रिया है, रूस है, स्पेन है, बड़े प्रभावित हुए थे। फिर भी वियना कांग्रेस में उसने अपने समर्थकों की सहायता से जर्मनी में 39 राज्यों का एक संघ स्थापित किया। ऑस्ट्रिया सम्राट इसका अध्यक्ष बना। इसके साथ ही राज्य संघ में एक डाइट या संसद की स्थापना की गई जिसमें जर्मनी के सभी राजाओं द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि भाग ले सकते थे। यह व्यवस्था मैटरनिख ने इस व्यवस्था की सहायता से प्रजातंत्र के समर्थकों का कठोर दंड दिलवाकर उनकी भावनाओं को कुचल दिया। उसने 1819 में संसद का अधिवेशन बुलाकर अपनी इच्छानुकूल दमनकारी कानून पारित करके उन्होंने संपूर्ण जर्मनी में लागू कर दिया। इन कठोर निर्देशों के कारण 1818 से 1849 तक जर्मनी में राजनीतिक सन्नाटा छाया रहा, यानी जर्मनी के यूनिफिकेशन में एक बहुत बड़ी बाधा था मैटरनिख के भय से जर्मनी के कुछ राज्यों के अतिरिक्त किसी भी राज्य में संवैधानिक शासन स्थापित नहीं हो सका। मैटरनिख की दमनकारी नीति और कूटनीतिक चालों से जर्मनी में उपद्रव व आंदोलन तो शांत हो गई, लेकिन जर्मन जनता ऑस्ट्रिया से घृणा करने लगी। ठीक ऐसा ही इटली के अंदर भी हुआ। इटली के अंदर भी जब इस तरह की घातक नीतियों को लागू करने की कोशिश की गई और इटली को छिन्न भिन्न करने की कोशिश की गई तो वहाँ भी मैटरनिख के विरुद्ध बड़ी भावना इकट्ठी हो गई और बाद में हम आगे देखेंगे इसी तरह से जर्मनी और इटली का बाद में एकीकरण हुआ था। 1815 से 1848 तक मैटरनिख क्रांति के तत्वों का दमन करता रहा, परंतु 1848 की जो क्रांति हुई जिसके अभी हम बात कर ही रहे थे कि जो 1848 की क्रांति थी उसने मैटरनिख को हिला कर रख दिया। 1848 की क्रांति ने उसकी जड़ें हिला दी। 1848 की क्रांति का समाचार सुनकर उसने कहा था, क्या कहा था, मैं एक पुराना हकीम हूँ, मैं भली प्रकार जानता हूँ कि साध्य और असाध्य रोग में क्या अंतर है, यह रोग प्राण घातक है। मतलब आपने देखा ही था कि वो क्रांति को क्या मानता था, एक रोग, और रोग भी कैसा, प्राण घातक, यानी जो प्राण ही ले ले। उसका कथन ठीक हुआ। मार्च 1848 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना की सड़क मैटरनिख का नाश होकर नारों से गूंजने लगी। ऑस्ट्रिया के सम्राट ने घबराकर मैटरनिख को पद से हटा दिया। उसे जान बचाने के इंग्लैंड भाग जाना पड़ा। इस प्रकार निरंकुश राज सत्ताधारी मैटरनिख युग की समाप्ति हो गई और मैटरनिख युग की समाप्ति के साथ ही यूरोपीय इतिहास की एक युग भी समाप्त हो गया जिसको मैटरनिख व्यवस्था के नाम से जाना जाता है।
तो इस तरह से मैटरनिक को चायांत में करुणाजनक पतन का शिकार होना पड़ा, पर इसमें कोई संदेह नहीं कि वह तत्कालीन यूरोप का एक बहुत ही महान राजनीतिज्ञ था। उसके पतन के साथ ही यूरोपीय इतिहास का वह युग समाप्त हो गया जो वियना युग के साथ प्रारंभ हुआ था। यूरोपीय इतिहास का ये युग मैटरनिक युग के नाम से जाना जाता, और इस संपूर्ण समय में मैटरनिक केवल ऑस्ट्रिया पर ही नहीं वरन समस्त यूरोप पर छाया रहा। इस प्रकार फिर 11 जून 1859 ईस्वी को 86 वर्ष की आयु में एक तरह से वियना में उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, और इस तरह से मैटरनिक का अंत होता है। अब थोड़ा मूल्यांकन देख लेते हैं इसका। मैटरनिक ने सबसे पहले बड़ा काम यह किया कि उसने लंबे अरसे तक यूरोप को शांति दी। नेपोलियन के देशों युद्धों से जो यूरोप लहूलुहान हो गया था उसको आराम और शांति की बड़ी जरूरत थी। मैटरनिक ने अपने कार्यकाल में इस बात की भरसक कोशिश की कि यूरोप में शांति बने रहे। 1815 ईस्वी के बाद 40 वर्षों तक यानी 1800 एक तरह से 48 तक यूरोप में जो शांति रही उसका श्रेय सही अर्थ में मैटरनिक को दिया जा सकता है, चाहे वह शांति बहुत महंगी पड़ी हो। मैटरनिक अपने समय का एक महान कूटनीतिज्ञ था। वह अपने समय में यूरोपीय राजनीति का केंद्र रहा, पर प्रतिक्रियावादी और प्रगतिवादी शक्तियों के संघर्ष में प्रगतिवादी शक्तियों का विजय होना स्वाभाविक और निश्चित था, इसलिए मैटरनिक का पतन हुआ। फिर भी 1815 ईस्वी से लेकर 1848 ईस्वी तक वह प्रतिक्रियावादी शक्तियों का आधार स्तंभ बना रहा। उसके पतन के बाद ही प्रतिक्रियावाद का महल ढह गया। मैटरनिक ने एक बार विख्यात कवि हेसियड की तरफ अपनी अवस्था पर दुख प्रकट करते हुए कहा था, मैं इस संसार में या तो बहुत जल्दी या बहुत देर से आया हूँ, क्योंकि जब मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ तो संसार का यौवन खिलता जा रहा है, और यदि पहले से आया होता तो युग का आनंद लेता, और यदि देर से आया होता तो उसके निर्माण में सहायक होता। बहुत अच्छी बात उसने कही थी, क्योंकि वो समय और परिस्थितियों को समझने वाला था कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ और संसार का यौवन आता जा रहा है, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हो गया, और अगर मैं देर से आया होता तो वास्तव में इसके निर्माण में मैं महत्वपूर्ण भूमिका निभाता। ये बात उसके द्वारा कही गई थी। ठीक है, तो इस तरह से ये मूल्यांकन हो जाता है, और मैटरनिक की जो व्यवस्था है यूरोप के अंदर उसका चैप्टर यहाँ क्लोज हो जाता है। उम्मीद है ये 2 वीडियो थे आपको अच्छे लगे होंगे। आप इनके नोट्स प्रिपेयर करें और अच्छे ढंग से तैयार करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। थैंक यू। जय हिंद।